पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना हराम है, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर से हाथ मिलाना हलाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में इंडिया से भी आवाजें उठने लग गई हैं। H1B वीजा पॉलिसी की वजह से इंडिया की IT इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका पहुंचने जा रहा है। अफगान तालिबान भी अमेरिका के सामने डट गए। फलस्तीन के मुतालिक बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले कल के व्लॉग की तरह हम एशिया कप की बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, पाकिस्तान हार गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल ऑर्डर जो हमारा है उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया और बॉलिंग भी हमारी इतना अच्छी नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज़ ऐसी आई हैं जिसको हमने सोचा कि उसको आज टेकअप करते हैं और आज के व्लॉग का उसको हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास 2 मैचेस रह चुके हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ और एक गालिबन बांग्लादेश के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान उन दोनों मैचेस को जीत जाता है तो फिर वो एशिया कप का हिस्सा रहेगा, अदरवाइज एशिया कप का वो हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यह है कि 2 चीज़ें हैं। एक, फ़खर जमान का जो आउट है, किस तरीके से नॉट आउट वो नॉट आउट किस तरीके से है। अब इंडिया की तरफ से इंडियन जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उसमें एक कोई जो प्रोमिनेंट एनालिस्ट हैं उसकी खबर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जनाब हम बात करेंगे। इसके अलावा हम हार्दिक पांड्या की हम बात करेंगे। पांड्या ने किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाना हराम है, लेकिन पाकिस्तान का जो कोच है, अंपायर है, उससे हाथ मिलाना हलाल है। और ये खबर क्या है, ये खबर भी हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं, एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जनाब, सीनियर एडिटर हैं इंडिया से, राहुल रावत, और ये इंडिया टुडे, आज तक, स्पोर्ट्स तक ये इनके एडिटर भी रह चुके हैं। उन्हें जनाब इससे पहले वो CNN पे काम कर चुके हैं, मेल टुडे, UNI और RTs पे भी ये काम कर चुके हैं, राहुल रावत के नाम से। इन्होंने जनाब फ़खर जमान का जो मैच जो आउट है उसको, जिस तरह उसको वो कंट्रोवर्सी उस पर क्रिएट हुई है कि जनाब बाल ने बाकायदा पहले ठप्पा खाया है, बाद में जो उसका जो है वो जो कीपर है उसके ग्लव्स में बाद में गई है। इन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि दैट डिसमिसल ऑफ फ़खर जमान सीम्ड नॉट आउट, बाल सीम टू हैव बाउंडेड बिफोर इट थर्डेड इनटू द ग्लव्स ऑफ इनटू द ग्लव्स, मतलब उन्हें उसकी बात की है जो पीछे वो जो कीपर है। अब ये है कि जनाब इसको बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि जनाब ये देशद्रोही है। राहुल रावत ये इंडिया के जनाब वो हैं, इंडिया में इसी तरह के बहुत सारे और जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि जनाब ये नॉट आउट है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को इसी वजह से पाकिस्तान ने पहले तो ये कहते थे कि जनाब वो जो रेफरी है वो मिला हुआ है, वो बाइस्ड है। अब ये जो अंपायर था, थर्ड अंपायर है, बाकायदा तौर पर सारी दुनिया यही कह रही है, पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया के अंदर से, और श्रीलंका के एक सीनियर प्लेयर हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट किया कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये नॉट आउट है और क्लियर कट नॉट आउट है, पता नहीं थर्ड एम्पायर को क्यों नज़र नहीं आया। अब राहुल रावत साहब ने ये ट्वीट किया है तो उनको भी जनाब ये देशद्रोही कहना शुरू कर दिया है इन्होंने, और बाकायदा नीचे तो गालियाँ भी दी हुई हैं काफ़ी सारे, उसमें कमेंट्स में उनको जो रीट्वीट किया गया है उसमें वो हम मेंशन तो नहीं करना चाहते, लेकिन उनका जो मेन ट्वीट है वो हम आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब पांड्या ने उसको जनाब वो किया है, सलाम किया है, पाकिस्तानी जो अंपायर है। अब उस पर जनाब लिखा हुआ है, हसन नवाज ने इसके ऊपर वो जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा देशद्रोही फॉर अ रीज़न। अब अंदाज़ा लगाएं कि पूरी पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाना इजाज़त नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर के साथ हाथ मिलाना इजाज़त है। इसी वजह से इसके ऊपर जनाब कांट हैंडशेक विद पाकिस्तानी टीम बट कैन हैंडशेक पाकिस्तानी अंपायर, ये नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर भी जनाब बड़े तबसरे चल रहे हैं ट्विटर पर, और ये खबर भी बड़ी, इसके ऊपर बड़ी वो पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं। पिक्चर्स आपके सामने हम रख भी देंगे जिसमें वो प्रॉपर वार्मली उसको जनाब पाकिस्तानी अंपायर को एक हाथ से सलाम कर रहे हैं और दूसरा उसको जनाब बाजू के साथ उसको जनाब टच किया हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम बात करते हैं अमेरिका और अमेरिका की जो नई वीज़ा पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि 71% जो है वहाँ पर जो वर्क फोर्स है, जो हाई स्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो इंडिया की है अमेरिका में। और कल के व्लॉग में भी हमने इस चीज़ को मेंशन किया था कि एलॉन मस्क भी सामने आए। एलॉन मस्क ने बाकायदा कहा था कि ये जो टेस्ला है या वो उनकी जो स्पेस एक्स है या इस तरह की जो बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका में, इसमें इंडियन जो वर्क फोर्स है, हाई स्किल्ड वर्क फोर्स का उनका बड़ा कलीदी किरदार है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये हम इंडिया के हक में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये गलत हुआ है। ये पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ है। पाकिस्तान की गो के जो वर्क फोर्स है
वहाँ पर लेस देन 1% है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। आज इंडिया के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए इसको आपने, हमारा ये इम्पार्शियल किस्म का पर्सपेक्टिव है। उसमें जो नई डेवलपमेंट सामने आई है उसमें यह है कि जनाब रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब ये इंडिया टुडे की हम ये रिपोर्ट आपके सामने रखने लगे हैं, राइटर ने भी इसी चीज़ को कवर किया है, CNN ने भी इसी चीज़ को उजागर किया है कि जनाब उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक H1B वीज़े रखने वाले या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इत्तलाक नहीं होगा। ताहम नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले जो कुछ हो चुका है, रिन्यू अगर वो करवाने वालों के ऊपर वो नहीं होगा, 1 लाख वो जो डॉलर फीस है लागू नहीं होगी। लेकिन जो नई वो जो होंगे ऑर्डर होंगे उसके ऊपर IT इंडस्ट्री, जो इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कहने को यही ये सुनने में यही आ रहा है कि करेक्ट अस इफ़ यू आर रॉन्ग, कि $87 बिलियन की वो जनाब एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट है भारत की अमेरिका के साथ। उसमें जो लीडिंग जो एक्सपोर्ट का जो चंक है वो IT का है। अच्छा, भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा है, जबकि चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी H1B वीज़ा पॉलिसी से मुतासर होंगे। अमरीकी सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024 में जारी H1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्सा बनता है। अच्छा, इसके साथ एक और ख़बर भी है इंडिया की तरफ से, इसी खबरों के मुतालिक है। उसमें जनाब ये है कि जनाब नरेंद्र मोदी ने एक खिताब किया है। पाकिस्तान इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बाकायदा तौर पर वो जो एक वो जो है पाकिस्तानी जो इंडियन मेड वो जो एक प्रोडक्ट्स है, उन्होंने कहा है कि जनाब मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया मेड हैं, और इसी वजह से हमारे जो स्टोर्स हैं, हमारी जो इंटरनल वो जो इकानमी है उसे वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जनाब इंटरनली हमारी अपनी ही वो जो है इंडिया मेड वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके पर उन्हें फोकस करना चाहिए, उनको शुमार करना चाहिए इस्तेमाल करने में। और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स बिल कम से कम हो जाए, इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ये जो स्वदेशी के नाम से वो एक उन्होंने वो स्लोगन भी लगाया था। हमने कुछ भी लाख पहले भी हमने इस बात का वो किया था, जब नई ये जो टैरिफ पॉलिसी, उन्हें टैरिफ जो बम गिराया था इंडिया पर, सारी दुनिया पर, बल्कि उसमें ये जनाब सामने आई थी कि जनाब जो स्वदेशी वो जो है प्रोडक्ट्स हैं उसको जनाब प्रमोट किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान और इंडिया का रुख करते हैं। अफगानिस्तान और अमेरिका का बगराम बेस को लेकर, बगराम बेस आजकल बड़ी तनाज़ा बनी हुई है। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने खबर रखी थी कि उसमें अमेरिका ने क्लेम किया था कि ये हमने इसको बनाया है, लेकिन उसी दौरान जब RT की हमने खबर रखी थी, रशिया टुडे की, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सोवियत यूनियन ने 1950 में 1950s में उन्होंने जनाब बगराम बेस को बनाया था, और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो क्लेम है वो गलत है। और ये जो उसमें जो पहले मुज़ाकरात चल रहे थे कि जनाब ये बगराम बेस हमें वापस की जाए, लेकिन वो खबर भी हमने कल आपके सामने रखी थी कि जनाब जो अफ़गान तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान कहते हैं कि 1 बिलियन पर मंथ हमें दिया जाए, फिर आपको ये बगराम बेस देंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि हम जनाब 300 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो आपको देंगे, फिर जाके आप हमें दें। लेकिन वो जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुआ। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर धमकी दी है कि जनाब अगर आपने हमें बगराम बेस ना दी तो फिर आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये है कि बाकायदा तौर पर अफ़गान जो तालिबान है उनका वो बयान भी सामने आ चुका है। उनके अफ़गान तालिबान के तर्जमान के मुताबिक दोहा मुआहदे में अमेरिका ने वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और सियासी आज़ादी के ख़िलाफ़ ताकत या धमकियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जाएगी, इसलिए उन्हें अपने वादों पर कायम रहने की ज़रूरत है। तर्जमान का कहना है कि माजी के नाकाम तजर्बात को दोहराने के बजाय माकूल और हकीकत पसंदाना हल अपनाया जाए। माजी के जो तजर्बात हैं, मतलब 20 साल जो जंग है, वार एंड टेरर, उसका बाद में नतीजा क्या निकला था, और उसका नतीजा वही निकला था जो सोवियत यूनियन से जिस तरीके से अफ़गानिस्तान का अमेरिका का इनखला हुआ था, और जिस तरीके से बड़ा हेस्टी किस्म का वहाँ से उसको निकल गए थे वहाँ पर अमेरिका की जो फोर्सेस थी। अच्छा, बगराम एयर बेस को वापस लेने के मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर जो अफ़गानिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह हैं फसीहुद्दीन फ़ितरत, उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि बगराम एयर बेस पर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयर बेस वापस लेना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहदा मुमकिन नहीं। अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहदे की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम एक और 20 साल जंग के लिए भी हम तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर डट जाने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान से कुछ खबरें शामिल करते हैं, और पाकिस्तान से बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। पाकिस्तान में ये जो
साइबर क्राइम एजेंसी के मुतालिक जो बड़ा एक चर्चा रहा है और काफ़ी दिनों से जो जो मुख्तलिफ जो है इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर हैं, डक्की भाई है या रजब भट्ट है, बहुत सारे और भी हैं। उसमें एक मानी वाला एक बहुत बड़ा करैक्टर है और जन्नत मिर्ज़ा है, इस तरह के। और जो सिस्ट्रोलॉजी है या मारिया बी के नाम से जनाब एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है पाकिस्तान में, और उनको भी तलब किया गया है। और इस तरीके से ये एक पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बन चुका था न्यूज़ का, एंटरटेनमेंट की दुनिया से और ये साइबर क्राइम की दुनिया से। इसी वजह से अब ये है कि इसी केस में जो लीडिंग करैक्टर था, जिनका नाम था जनाब चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर थे जनाब साइबर क्राइम एजेंसी के सरफराज चौधरी साहब, उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनका बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और वो प्रॉपर उनने जिस तरीके से बयानात दिए थे, उसमें कुछ बयानात ऐसे थे जो चाहिए था कि जनाब वो अपने आप को दबंग बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पर्सनल हो रहे हैं, और वो जो एक सिलेक्टिव जस्टिस है उसकी तरफ वो चढ़ दौड़े हैं। मंसूर अली खान साहब के उनके व्लॉग में भी वो आए थे, उनके वो जो टोन थी या उनका जो बात करने का अंदाज़ था, वो एक समझें कि वो इम्पार्शल नहीं था और वो सिलेक्टिविज़म उसके अंदर प्रॉपर नुमायाँ थी। और अब उनका बाकायदा तौर पर जनाब वो कर दिया गया, तबादला कर दिया गया, क्योंकि अब उसमें कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे थे जिनको वो तलब करने वाले थे। उसमें जनाब काफ़ी सारे नाम ऐसे थे जो हम अभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि बाकायदा उन्हें कहा गया है कि कुछ लोगों को बाद में पहले डिस्क्लोज़ किया गया और उनको बाद में नोटिस भेजे गए हैं। और नोटिस इस वजह से भेजे गए हैं कि हमें तलब तो नहीं किया गया, लेकिन आप लोगों ने हमें खबरों की जीनत बना दिया है। इसी वजह से हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। और वकला तंजीम में जनाब वो भी सामने आई हैं, क्योंकि कुछ वकला को भी मुबैना तौर पर नोटिस भेजे गए थे और बाकायदा तौर पर सियासी हलकों में एक तशवीश पाई जाती थी कि जनाब इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम फ़लस्तीन के मामले की बात करते हैं। फ़लस्तीन में पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले एक करारदाद पेश की थी जनरल असम्बली में, और पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बाकायदा तौर पर करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान जिस तरीके से एक ट्यूनिस से एक फ्लोटीला वहाँ से रवाना हुआ है गज़ा की तरफ, गज़ा में जो इमदाद की बहाली है और गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन जो एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है उस चैप्टर को उजागर करने के लिए वहाँ से एक फ्लोटीला जारी है। पाकिस्तान से एक जमात इस्लामी के एक सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, वो भी उस पर सवार हैं। लेकिन अब जो फ़लस्तीन के मुतालिक जो अहम तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है, जो यूरोपियन लीडिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें जनाब शामिल है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और यूके, उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। उसमें जनाब यह है कि पॉप क्रेव जनाब एक पेज है, उन्हें बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके ऑल नो फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। अब यह है कि फ़लस्तीन को स्टेट उन्हें रियासत तस्लीम तो कर लिया। अच्छा, अब ये जो आईफल टावर है पेरिस में, उसको भी बाकायदा तौर पर उसमें एक साइड पे फ़लस्तीन का झंडा है और दूसरी साइड पे जनाब इसराइल का झंडा है। दरमियान में एक उनने एक वो जो एक कबूतर किस्म का वाला पीस का एक वो जो सिंबल है वो उन्होंने दरमियान में उसको शो किया हुआ है। आईफल टावर को बड़ा रोशनियों से, कुमकुम से उसको जनाब रोशन किया गया है। द आईफल टावर लाइट्स अप इन सपोर्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल। अब ये खबर भी सामने आ रही है। अच्छा, इसके बाद जनाब और भी इसमें ये आ रहा है कि जनाब बाकी जो 11 ममालिक हैं, इस हफ्ते के अंदर अंदर 11 ममालिक और भी इसको जनाब वो करने लगे हैं, तस्लीम करने लगे हैं फ़लस्तीन की रियासत को। बिग वीक फॉर फ़लस्तीन। अच्छा, रियान रोज़बियानी ये एक जनाब वो हैं इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया हुआ है। 11 कंट्रीज़ प्लान टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एट द 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली दिस वीक। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो जनरल असम्बली से कोई खिताब करेंगे। इसके अलावा ये जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें अभी तो यूनाइटेड नेशन, यूके, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड का, अच्छा उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया तो अभी शामिल हो चुका है। अच्छा, बेल्जियम है, पुर्तगाल भी शामिल होने जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा जनाब माल्टा उसमें शामिल हो जाएगा, लग्जमबर्ग उसमें शामिल होने जा रहा है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी जो इसके अलावा जो कंट्रीज़ बनते हैं उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ रहे। बाकी उसके अलावा जनाब सैन मैरिनो ये एक और कंट्री है जो फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने की तरफ जनाब गामज़न है। अच्छा, इसके अलावा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के मामले पर तल अबीब से जनाब एक बयान सामने आया है नेतन्याहू का। उन्होंने कहा है कि जनाब उर्दन के आगे किसी किस्म के फ़लस्तीन की रियासत नहीं होगी और हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसके अलावा जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि फ़लस्तीन का जो चैप्टर है हमेशा के लिए हम क्लोज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो उनका जो सबसे बड़ा एतराज़ है कि हमास उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बकौल और नेतन्याहू के बकौल। और इसी वजह से इन्होंने जो कि तस्लीम किया है, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर जिन्होंने तस्लीम किया है, ये जो ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हमास फ़लस्तीन के चैप्टर के अंदर शामिल नहीं होगी।
किसी एंड पे भी हुकूमत बनाने में, और उसके अलावा जो भी उसकी जो उसके जनाब हकूक़ होंगे, फ़लस्तीनी रियासत की जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा उसमें हमास का कोई जिक्र नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।